हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मानव में आनुवंशिक अनियमितताएं। देखिए, मानव में आनुवंशिक रूप से कोई विकार उत्पन्न होने पर जो अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं उसका अध्ययन हम आनुवंशिक अनियमितताओं के अंतर्गत करते हैं। अधिकांशतः आनुवंशिक अनियमितताएं जो हैं जीन उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। उत्परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। अचानक से होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो किसी जीन की संरचना में अचानक से कोई परिवर्तन हो गया तो उसे हम कहते हैं आनुवंशिक अनियमितताएं, ठीक है। देखिए, आनुवंशिक अनियमितताओं के द्वारा कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा, दूसरा है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा, इसी प्रकार से तीसरा है कायिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा, और चौथा है लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा। अब देखिए, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा भी कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि है डाउन सिंड्रोम, अल्जीमस डिजीज, क्राइडुचेट सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एडवर्स सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 मतलब 21वें जोड़े पे जो होता है गुणसूत्रों की संख्या ट्राइसोमी हो जाती है, यानी गुणसूत्र जो है 3 हो जाते हैं, 3 की संख्या में होते हैं। 21वें पर ट्राइसोमी होने के कारण डाउन सिंड्रोम नामक डिजीज हो जाता है ना। यानी कि डाउन सिंड्रोम में 21वां जो पेयर होता है, 21वां जोड़ा होता है, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो इससे मनुष्य में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, लेकिन क्योंकि 21वें जोड़े पर एक गुणसूत्र और अधिक आ जाता है, ठीक है, तो ट्राइसोमी वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि ये गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है इसमें 47। और इस रोग से प्रभावित बच्चे जो होते हैं वो 1 साल के भीतर ही मर जाते हैं, और लगभग 50% बच्चे 5 से 6 साल तक की अवस्था तक ही जीवित रहते हैं। अब नेक्स्ट है अल्जीमर्स रोग। देखिए, अल्जाइमर्स रोग जो है ये मस्तिष्क में एमाइलॉइड बी पेप्टाइड नामक प्रोटीन के जमाव के कारण होता है, ठीक है, जिससे कि मस्तिष्क के न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। एमाइलॉइड बी पेप्टाइड नामक प्रोटीन पदार्थ जो है मस्तिष्क के न्यूरॉन में जमने लगते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के न्यूरॉन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। तो 21वें गुणसूत्र पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनकी सहायता से इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि इस प्रकार का प्रोटीन जो है मस्तिष्क में जम रहा है, और इस रोग के कारण मनुष्य की याददाश्त क्षमता में कमी आने लगती है। अब नेक्स्ट डिजीज है क्राइडुचेट सिंड्रोम। तो ये इस प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें बच्चा जो है बिल्ली की तरह रोता है, या फिर कह सकते हैं बिल्ली की भांति ही चिल्लाता है, जिस तरह बिल्ली की आवाज होती है उसी प्रकार से, और बच्चे की मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहती है। और ये रोग होता है ऑटोसोम की मोनोसोमी के कारण। था इसमें 5वें नंबर वाला गुणसूत्र जो होता है, 5वां नंबर वाला जो गुणसूत्र है उसकी छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, ठीक है। 5वें नंबर का गुणसूत्र है, उसकी छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। जैसे ये गुणसूत्र होता है इस प्रकार से, ठीक है, तो उसकी जो छोटी वाली भुजा होती है वो ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं आता। गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 ही होते हैं, लेकिन यही विलोपन हो जाता है, ठीक। तो विलोपन के कारण क्या होता है, बच्चा जो है बिल्ली की भांति चिल्लाता है और का मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो इस प्रकार का जो डिजीज होता है वो 21वें गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाता है। 21वें गुणसूत्र में एक भुजा का विलोपन होने से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नाम की डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम।
तो एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी पाई जाती है। 18वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी पाई जाती है। ट्राइसोमी अभी मैंने बताया ना कि एक गुणसूत्र जो है एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें। जैसे डाउन सिंड्रोम में हमने अभी देखा था कि 21वें पे ट्राइसोमी होती है, इसी प्रकार से एडवर्ड पे 18वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है पटाउ सिंड्रोम, इसमें 13वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, 13 पे ट्राइसोमी पाई जाती है। ठीक, तो एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, इसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका गुणसूत्र का नंबर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जैसे 21वें ट्राइसोमी हो रही है, एडवर्ड 18वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो रहा है और पटाउ सिंड्रोम जो है 13वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी होने के कारण होने वाला सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा दो प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स और टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। तो इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष में XXY टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की गुणसूत्रीय संरचना वाले पुरुषों में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लक्षण स्थित होते हैं। ठीक है, उनका शरीर भी स्त्री और पुरुष दोनों की भांति ही होता है और ये मुख्यतः स्टेराइल होते हैं। और इस रोग के होने की प्रायोरिटी लगभग 500 जो मेल होते हैं उनमें से किसी एक को ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक डिजीज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। तो जिस प्रकार से भी हमने देखा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है पुरुषों में होने वाला सिंड्रोम होता है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसी प्रकार से टर्नर सिंड्रोम जो है ये महिलाओं में होने वाला सिंड्रोम है और इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 44 + X, यानी कि 44 जो है दैहिक गुणसूत्र है और एक है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो यानी टोटल 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं इस प्रकार की महिलाओं में। और क्लाइनफेल्टर जस्ट इसका अपोजिट था, एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही थी, तो 47 गुणसूत्र इसमें पाए जा रहे थे। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि जिस प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, बांझ होते हैं, तो इस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित महिलाएं भी स्टेराइल होती हैं। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखिए XXY वाला स्ट्रक्चर ही पाया जाता है। इसके अलावा XXY, ठीक, गुणसूत्रों का ये स्ट्रक्चर, फिर 4XY, ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित पुरुषों में पाए जाने की संभावना रहती है। ठीक है, और हाँ, जब महिलाओं में, जैसे कि महिलाओं में हमें पता है महिलाओं में 2X होते हैं ना, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, XX होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं XXX, 4X, इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर जो है महिलाओं में पाए जाते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी तो बहुत कम होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में इस पाने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर वाले पुरुषों को बोलते हैं सुपर मेल्स और इस टाइप के स्ट्रक्चर वाली महिलाओं कहते हैं सुपर फीमेल्स। ओके, और इस रोग से प्रभावित होने को कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। ठीक, हाइपोगोनेडिज्म, ठीक, इसे हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को नाम याद रखिएगा, हाइपोगोनेडिज्म पूछा जाता है कि हाइपोगोनेडिज्म नामक रोग जो है। चलिए नेक्स्ट टाइप है कायिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के द्वारा। तो इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन के द्वारा जो रोग या अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं वो दोनों लिंग यानी कि मेल और फीमेल दोनों को ही प्रभावित करती हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अप्रभावी रूप से वंशागत लक्षणों के द्वारा होने वाले रोग और प्रभावी रूप से वंशागत लक्षण के द्वारा होने वाले रोग। लेकिन इसके प्रकार हैं जैसे एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। तो एल्बिनिज्म क्या है, रंजकहीनता। देखिए मनुष्य का जो शरीर है उसको कलर प्रदान करता है एक मेलेनिन नामक रंगा पदार्थ।
तो इस पदार्थ की किसी में अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति होती है तो वो उतना ही उसका स्किन का कॉम्प्लेक्स डार्क होता है, और जिसमें कम होता है तो उसका स्किन कॉम्प्लेक्स फेयर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रंजकहीनता में मेलेनिन जो है अनुपस्थित होता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो जब नहीं बनता है तो इस प्रकार के मनुष्य का जो शरीर होता है, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, बाल का रंग, ये सब क्या है, इसमें बिल्कुल वाइट होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। नेक्स्ट है एल कैप्टोन्यूरिया। तो एल कैप्टोन्यूरिया में जो है जो मनुष्य इस रोग से प्रभावित होता है, उसका यूरिन जो है वातावरण के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आके काला पड़ जाता है। देखिए क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जो होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है, तो स्वस्थ मनुष्य तो इस अम्ल का पाचन कर लेता है। ठीक है, उपयोग के द्वारा, उपापचय की विधि के द्वारा इस अम्ल का उपयोग हो जाता है, लेकिन एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी का इस अम्ल में आगे उपयोग नहीं हो पाता, उसमें विखंडन नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि रोगी के ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसके जो है रोगी के जोड़ों में भी इस प्रकार के अम्ल की जमाव होने लगता है, अधिकता होने लगती है, जिससे गठिया रोग भी हो जाता है ना। और जब वो यूरिन पास आउट करता है तो यूरिन जो है वातावरण के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है। तो ये यूरिन का काला पड़ना जो है इस रोग के होने का सिंबल होता है। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग जो होता है, ये मनुष्य में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की अब्सेंस के कारण होता है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन नामक जो अमीनो अम्ल है उसको टायरोसिन में जो बदल देता है, उस एंजाइम्स की जब कमी हो जाती है या फिर वो एंजाइम जब अनुपस्थित हो जाता है, उसके कारण फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग हो जाता है। जैसे क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन जो है वो ब्लड में और टिश्यू में एकत्रित होने लगता है, और इसके साथ ही साथ वो यूरिन के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है। जब बच्चों के नर्वस टिश्यू में फिनाइल एलेनिन नाम का जमाव होने लगता है, तो इससे क्या होती है, बच्चों में अल्प बुद्धिता की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। देखिए इस प्रकार की कंडीशन में, इस प्रकार के रोग में जो रोगी का ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होता है इस प्रकार से, लेकिन रोगी का ब्लड जो होता है वो सिकुड़ के इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन का वहन करने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार के वंशागति में 3 प्रकार की जो है वंशागति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के रोग की वंशागति जो है 3 प्रकार से होती है। देखिए, एक होता है समजीवी, ठीक है, समजीनी। ठीक, इस प्रकार की जब कंडीशन पाई जाती है तो मनुष्य जो है उसमें सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन बनता है और मनुष्य एक सामान्य जीवन जीता है। ठीक है, एक होता है समजीनी HbS और HbS। तो इस प्रकार का जो रोगी होता है उसमें केवल इसी शेप्ड के, मतलब कि सिकुड़े हुए ही ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और एक और कंडीशन होता है इसमें विषमजीनी कंडीशन होता है इसमें HbA HbS। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रोगी के शरीर में राउंड जो है RBC भी बनता है और साथ में इस प्रकार के सिकल भी। ठीक
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी है एक सामान्य जीवन जी सकता है अगर वो मेहनत का काम ना करे तो। ठीक, देखिए समजीवी जब HbA और HbA होता है तो इसमें जो है रोगी का जो ब्लड होता है वो राउंड ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। समजीवी जब HbS और HbS होता है तो इसमें रोगी का शरीर में जो है ऑक्सीजन वहन करने में पूर्ण रूप से असमर्थ होता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन विषमजीवी में एक कुछ जो है ब्लड सेल्स जो है वो राउंड होते हैं और कुछ जो है सिकल होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इस प्रकार के रोगी को अत्यधिक मेहनत का काम नहीं करना चाहिए और ये जो है इनका जीवन भी सामान्य हो सकता है। नेक्स्ट है प्रभावी रूप से वंशागत लक्षण। तो ये जो रोग होते हैं ये प्रभावी जीन के कारण होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक जनक जो होता है इन लक्षणों का वाहक होता है, जिसके कारण आधी संतानों में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं और सामान्य संतानों में ये जीन जो है नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, रोगियों में उंगलियों की संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है। पॉलीडेक्टाइल वाली कंडीशन आ सकती है, बहु उंगलियां, ठीक, पॉलीडेक्टाइल। ठीक, पॉलीडेक्टाइल कंडीशन। फिर है उंगलियों की संख्या में कमी भी हो सकती है, भिन्न अंगुलिता जिसको बोलते हैं। फिर है दांतों से संबंधित रोग हो सकते हैं, दांतों के रोग। इसके अलावा बौनापन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, X सहलग्न लक्षण, फिर दूसरा हम कह सकते हैं Y सहलग्न लक्षण और XY सहलग्न लक्षण। देखिए जो X सहलग्न लक्षण है तो इसमें जो है संबंधित जीन्स जो है केवल X गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। Y गुणसूत्र पर इससे संबंधित जीन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसकी वंशागति क्या होती है, माता से उसकी नर संतानों में पहुंचती है, ठीक है। जैसे कि फीमेल्स में 2X होते हैं, ठीक है। तो किसी पर कोई जीन्स जो है इस प्रकार का पाया गया X संलग्न लक्षण वाला, तो माता से उसके पुत्रों में जाएगा तो पुत्रों का क्या होता है, पुरुष का क्या होता है, X और Y होता है, ठीक। तो पुत्र में इस प्रकार से पहुंच जाएगा। ठीक, माता की नर संतान में, फिर इनकी नर जो संतान है उसकी पुत्रियों में भी यहीं से ये कैरेक्टर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की वंशागति यानी कि X लिंक्ड कैरेक्टर्स वाली जो वंशागति होती है उसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स से 2 प्रकार के रोग सकते हैं, एक वर्णांधता और हीमोफीलिया। देखिए ये जो रोग है वर्णांधता, इसमें मनुष्य जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, ठीक। तो इसलिए इसे लाल हरा अंधापन का रोग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे डॉल्टनिज्म भी कहते हैं। यह अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित लिंग संलग्न रोग होता है, ठीक है। और ये जो है रेसेसिव जीन जो है इसके जो है X गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। देखिए महिला में होते हैं, महिला में X गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और पुरुष में XY होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि महिलाएं जो है तभी वर्णांध होंगी, ठीक है, तभी उनमें लाल हरा अंधापन होगा जब इसके दोनों गुणसूत्रों पर जो है वर्णांधता का कैरेक्टर होगा। और पुरुष में एक ही X होता है, तो अगर एक ही X पे उनके वर्णांधता कैरेक्टर हो तो यानी कि पुरुष क्या हो जाएगा, वर्णांध होगा, ठीक। और अधिकांशतः महिलाओं में X पर ये वर्णांधता का जीन होता है, तो महिला अधिकांशतः क्या होती है, वाहक होती है।
अधिकांशतः महिला क्या होती है, वाहक होती है, और पुरुष जो है वो वर्णांध होते हैं। देखिए इसकी वंशागति जो है, वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। ठीक है, देखिए इसकी वंशागति इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माना कोई महिला जो है वर्णांधता की वाहक है, तो अगर उसका विवाह सामान्य पुरुष से कर दिया जाए तो होने वाले संतानों में वर्णांधता का क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, या होने वाले संतानों में वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होगी। देखिए अभी मैंने कहा कि यदि कोई महिला क्या है, वाहक है, स्त्री वाहक है, वर्णांधता की कैरियर है, वाहक है, और पुरुष कैसा है, पुरुष है नॉर्मल है, सामान्य। ठीक, तो देखिए वाहक है तो उसका हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक, एक पे हम वर्णांधता का एक लिख दिए हैं, हमने सी लिखा है, कलर ब्लाइंडनेस इसको इंग्लिश बोलते हैं, हमने सी लिखा। ठीक है, पुरुष समान है तो यानी एक्स और वाई, इस प्रकार से लिखा हमने। ठीक है, अब इसका चेकर बोर्ड हम बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इस एक्स का इस एक्स से संकरण कराया जाएगा तो एक इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ पे एक्स वाई और ये है एक्स वाई, तो हम देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा रेशियो हमें। ये देखिए ये जो स्त्री है डबल एक्स है, यानी कि स्त्री है, स्त्री कैसी है, वाहक है ना, फीमेल है, और फीमेल कैसी है, कैरियर है, वाहक है। फिर हमें ये जो है नॉर्मल स्त्री दिख रही है, यानी कि होने वाले संतान में ये जो है एक्स एक्स कैरेक्टर जो है ये नॉर्मल शो कर रहा है, यानी एक सामान्य स्त्री मिल रही है, और एक जो है पूर्ण रूप से प्रभावित जो है। ठीक है, और ये जो है पुरुष प्राप्त हो रहा है, ये कैसा है, ये सामान्य है। तो इसकी वंशागति देखिए इसमें जो है जब हम लड़कियों की बात करें, ठीक है, तो हमें 50%, ये देखिए जब हम केवल लड़कियों की बात करेंगे, ये ऊपर वाला किसका है, लड़कियों को शो कर रहा है ना, एक्स एक्स है, तो 50% जो लड़कियां हैं, फीमेल हैं, वो कैसे होंगी, वाहक होंगी। ठीक, और 50% लड़कियां कैसी हैं, नॉर्मल हैं, सामान्य। इसी प्रकार से जब हम लड़कों की बात करें, एक्स वाई जो है जीन्स का है, गुणसूत्रों का कैरेक्टर किसका होता है, बॉयज़ का होता है, लड़कों का होता है। तो हम देखते हैं कि 50%, ठीक है, 50% जो लड़के होते हैं वो वर्णांध होते हैं। देखिए वर्णांध क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही एक्स जीन पाया जाता है, एक वाई होता है। ठीक है, और ये जो रोग है वो क्या है, एक्स संलग्न लक्षण है, यानी कि ये एक्स पर ही रहता है। तो पुरुषों में क्योंकि एक वाई होता है, एक ही एक्स होता है, तो इस प्रकार से पुरुष क्या हो जाते हैं, वर्णांध हो जाते हैं। और 50% जो है 50% जो पुरुष हैं या लड़के हैं वो सामान्य होते हैं। चलिए, तो पहला कैरेक्टर हो गया कि जब स्त्री वाहक हो और पुरुष सामान्य हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि सामान्य स्त्री हो और वर्णांध पुरुष हो। ठीक है, जब किसी सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष का विवाह कराया जाता है तो होने वाले संतानों में वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होगी। तो सामान्य स्त्री के लिए हम लिखते हैं एक्स एक्स, और वर्णांध पुरुष के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई, और एक्स पर इस प्रकार से वर्णांधता का हमने सिंबल लिख दिया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये क्या है, एक्स है और एक एक्स ये चला गया, वर्णांधता वाला एक जीन पहुंच रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ भी एक वर्णांधता का जीन पहुंच गया। यहाँ देखिए एक्स वाई और एक्स वाई। तब देखिए संतानें कैसी हैं, ये क्या है, ये लड़कियों का है, फीमेल का है। तो फीमेल कैसे प्राप्त हो रही है, वाहक है ना, फीमेल क्या है, वाहक है, ये भी वाहक है। और जो पुरुष हैं वो क्या हैं, सामान्य हैं। तो हम क्या कहेंगे, 100% जो हैं लड़कियां, 100%
यहाँ लिखती हूँ, 100% गर्ल्स चाइल्ड जो होंगी, गर्ल्स होंगी, क्या होंगी, वाहक होंगी, कैरियर होंगी। ठीक है, वर्णांता का कैरेक्टर उनमें शो नहीं होगा। और 100% जो है मेल होंगे, जो बॉयज हैं वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, जब किसी वर्णांध पुरुष, ठीक है, वर्णांध पुरुष का विवाह जो है वाहक स्त्री से हो जाए तो क्या होगा, तो होने वाली संतानों में वर्णांता का वंशागति, वाहक स्त्री। तो वर्णांध पुरुष के लिए हम क्या लिखेंगे, XY और इस पे वर्णांता का जीन। ठीक है, फिर यहाँ वाहक स्त्री के लिए होगा XX और एक वर्णांता का जीन। देखिए स्त्री का हमने यहाँ लिखा, ठीक है, और एक जीन है इस पे, क्योंकि स्त्री क्या है, वाहक है। पुरुष के लिए क्या लिखेंगे, X और Y, और X पर एक जीन जो है वर्णांता का। देखिए इसमें जो महिला बन रही है ये क्या है, वर्णांत है पूर्ण रूप से, क्योंकि इसके दोनों X पर क्या है, वर्णांता का जीन उपस्थित है। यहाँ देखिए एक X नॉर्मल है, एक पे वर्णांता का जीन है। ठीक है, यहाँ देखिए XY जो है, X जो है ये वाहक वाला कैरेक्टर आ रहा है मेल में, तो मेल क्या है, वर्णांत है। और यहाँ देखिए यहाँ पे X और Y दोनों पे, मतलब X पे ही हमें देखना है, तो X पे वर्णांता का जीन नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि 50% जो गर्ल हैं, लड़कियां हैं, 50% गर्ल्स क्या होंगी, वर्णांत होंगी। ठीक है, 50% क्या होंगी, 50% गर्ल्स जो हैं वो कैरियर हैं, वाहक। बॉय देखिए 50% जो बॉयज हैं वो वर्णांत होंगे, और 50% बॉयज नॉर्मल, सामान्य। ठीक है, तो कभी कभी देखिए यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि जो लड़कियां हैं वो वर्णांत प्राप्त होंगी, जो गर्ल्स संतान है वो वर्णांत किस प्रकार से प्राप्त होंगी। तो जब वर्णांत पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह कराया जाएगा तो उससे होने वाली संतानों में क्या हो जाएगा, 50% लड़कियों में ऐसे चांसेस हो जाएंगे कि वो वर्णांत होंगी लड़कियां, और 50% लड़कियां क्या होंगी, वो वाहक का काम करेंगी, और 50% लड़के जो हैं वो वर्णांत होंगे, और 50% जो हैं लड़के जो हैं सामान्य होंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, जब सामान्य पुरुष, ठीक है, सामान्य पुरुष का विवाह जब वर्णांत स्त्री द्वारा हो, तो वर्णांत स्त्री से हो तब होने वाली संतानों में वर्णांता की वंशागति। तो सामान्य पुरुष का हम लिखेंगे XY और वर्णांत का X। ठीक है, और दोनों जीन्स पे वर्णांता का जीन होगा, दोनों X पे वर्णांता का जीन उपस्थित है। चलिए तो यहाँ हम फीमेल का लिखिए। ठीक है, वर्णांत है स्त्री और सामान्य पुरुष है। एक X पे वर्णांता का जीन, यहाँ भी एक X पे वर्णांता का जीन। ठीक है, वर्णांता का जीन और ये वर्णांता का जीन। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि जब सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांत स्त्री से कराया जाएगा तो वर्णांत स्त्री है, यानी कि उसके दोनों जो X गुणसूत्र हैं उसके दोनों गुणसूत्रों पर क्या होंगे, वर्णांता के जीन होंगे, है ना। यहाँ पे जब उसका आपस में संकरण कराया जाए तो हमें संतानें कैसे प्राप्त हो रही हैं, देखिए 100% जो संतानें हैं, 100% जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स संतानें हैं, 100% जो गर्ल हैं
वो कैसी प्राप्त होंगी? वाहक, ठीक है। और 100% बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ मिलेंगे वर्णांध, ठीक। क्योंकि बॉयज़ में एक ही एक्स होता है, देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, बॉयज़ में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। अगर उस पर वर्णांता का जिन पहुंच गया तो ये जो है वर्णांता से प्रभावित हो जाएंगे लड़के। तो 100% जो गर्ल्स हैं वो होंगी वाहक और 100% बॉयज़ वर्णांध होंगे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की कंडीशन से ही क्वेश्चन जो है बना के पूछे जाते हैं। और इसका निष्कर्ष पूछा जाता है कि जब ऐसा हो तो इस संतानों में क्या रेशियो होगा, क्या संतानों में प्रतिशतता पाए जाने की संभावना होगी। चलिए नेक्स्ट डिजीज है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें कि अगर रोगी को चोट लग जाएगी, रोगी को अगर चोट लग जाती है तो उसमें से ब्लड निकलना बंद ही नहीं होता, यानी कि उस रोगी के शरीर में ब्लड का थक्का नहीं बनता है ना। देखिए जब चोट लग जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें तुरंत ही ब्लड निकलने लगता है ना। और कुछ समय बाद जो है वहाँ पे रेड रेड सा आप देखते हैं वहाँ पे घाव हो जाता है, रेड रेड सा एक थक्का जम जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ब्लड निकलना बंद हो जाता है, रक्त का बहाव बंद हो जाता है। तो जो हीमोफीलिया से प्रभावित जो रोगी होते हैं उसमें उनमें क्या होता है, उनमें चोट लगती है तो उनमें रक्त का बहना बंद ही नहीं होता है, जिससे क्या होता है अत्यधिक जो है ब्लड लॉस होने के कारण जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर वाला जीन्स है तो इसमें जो है अधिकांशतः महिलाएं क्या होंगी, वाहक होंगी, जैसे अभी हमने वर्णांता में देखा। और प्रभावित होंगे कौन, पुरुष, ठीक है। अधिकांशतः प्रभावित रोगी कौन होते हैं, पुरुष, और महिलाएं अधिकांशतः वाहक होती हैं। तो आइए हीमोफीलिया की वंशागति भी देख लेते हैं। देखिए इसकी वंशागति में पहला कंडीशन हम देख लेते हैं कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री यानी हीमोफीलिया की वाहक जो स्त्री होती है उससे अगर इसका विवाह कराया जाए तो होने वाली संतानों में इसकी वंशागति क्या होगी हीमोफीलिया की। तो सामान्य पुरुष के लिए हमने लिखा XY और वाहक स्त्री के लिखा X और इस पे H, ठीक। हीमोफीलिया के लिए हमने H लिख दिया। चलिए इसका हम देख लेते हैं चेकर बोर्ड के द्वारा। एक पे हीमोफीलिया का जीन आ गया, ठीक है, फीमेल है XX। अब यहाँ देखिए ये नॉर्मल फीमेल हो जाएगी, ये मेल जो है ये प्रभावित होगा पूर्ण रूप से हीमोफीलिया से, हीमोफीलिक मेल होगा, ठीक है, और ये है नॉर्मल मेल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो हमें दिख रहा है कि सभी जो महिला संतानें हैं, ठीक है, जो सभी पुत्रियां हैं, तो पुत्रियों में से 50% जो पुत्रियां हैं डॉटर्स हैं या फिर गर्ल्स चाइल्ड का हैं, ठीक, ये क्या होंगी 50% जो है वाहक होंगी, ठीक। यहाँ देखिए क्योंकि एक ही जीन पर ये हीमोफीलिया, एक ही गुणसूत्र पर एक हीमोफीलिया का जीन्स है। और 50% जो है गर्ल्स नॉर्मल होंगी, सामान्य होंगी। अब देखिए 50% बॉयज़ कैसे होंगे, 50% बॉयज़ क्या होंगे, हीमोफीलिया से प्रभावित होंगे, ठीक है, हीमोफिलिक होंगे। और 50% बॉयज़ सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हीमोफिलिक पुरुष का जब विवाह सामान्य स्त्री से कराया जाएगा तो क्या हो सकता है। तो हीमोफिलिक पुरुष है यानी कि उसमें एक X पर हीमोफिलिक का जीन्स है, सामान्य स्त्री यानी कि XX, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए इसका संकरण जब कराया गया तो ये जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल में क्या है, एक जो है हीमोफीलिया का जीन पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगी, वाहक का कार्य करेगी, ठीक। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक जीन पहुंच रहा है, पिता के जीन से पहुंच रहा है फीमेल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों वाहक हो जाएंगी।
और पुरुष देखिए, पुरुष नॉर्मल है, ठीक है, पुरुष कैसा है, नॉर्मल है। तो हमें इससे प्राप्त हो रहा है, निष्कर्ष क्या प्राप्त हो रहा है कि 100% जो डॉटर्स हैं, गर्ल्स हैं, कैसी हो रही हैं, वाहक हो रही हैं, वाहक का काम करेंगी। और 100% जो बॉयज हैं वो हैं सामान्य। तीसरी कंडीशन ये उत्पन्न हो सकती है कि जब हीमोफिलिक पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से कराया जाए तब क्या हो सकता है। हीमोफिलिक पुरुष है, यानी कि इसके एक्स पर एक हीमोफीलिया का जीन है, वाहक स्त्री है, यानी कि इसके भी एक्स पर एक हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है। चलिए देखिए, ये दोनों एक्स जो हैं कैसे हैं, हीमोफिलिक ही जीन्स वाले मिल रहे हैं। तो महिला क्या हो गई, डॉटर जो है वो किस प्रकार से है, डॉटर वर्णांध हो गई। और ये कैसी है, क्योंकि इसके एक ही एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, तो ये कैसी है, कैरियर है, वाहक। पुरुष देखिए, जो बॉयज है वो कैसा है, वर्णांध है, और एक जो है नॉर्मल प्राप्त हो रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि पुत्रियों की अगर हम देखा जाए, गर्ल्स में अगर हम देखते हैं, गर्ल्स संतानों में, तो 50% जो गर्ल्स होती हैं, 50% गर्ल्स कैसी होंगी, वर्णांध होंगी, सॉरी वर्णांध नहीं, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। और 50% गर्ल्स जो हैं वो वाहक का काम करेंगी, है ना। और 50% जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ संतानें जो हैं वो कैसे होंगे, वो हीमोफिलिक होंगे, हीमोफिलिक होंगे। और 50% बॉयज़ कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, चौथा कंडीशन है कि जब सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री के साथ कराया जाए तो होने वाले संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो सामान्य पुरुष का हमने लिखा XY, हीमोफिलिक का क्या होगा, दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के जीन्स होंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया फीमेल के लिए और ये है मेल के लिए। तो देखिए, एक एक्स आ रहा है हीमोफिलिक और एक है नॉर्मल है, तो एक पे ये हो गया। ठीक, तो देखिए यहीं से समझ लीजिए, जो गर्ल्स संतानें होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी। यहाँ भी देखिए एक नॉर्मल है, एक प्रभावित है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे होंगी, वाहक हो जाएंगी। जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल पे क्या हो रहा है, बॉयज में एक्स पर हीमोफिलिक जीन पहुंच रहा है, यानी बॉयज क्या होगा, वर्णांध होगा, यहाँ भी पहुंच रहा है। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, 50% नहीं, सॉरी 100%, 100% जो डॉटर हैं, गर्ल्स हैं, कैसी हैं, वाहक का काम करेंगी। और 100% बॉयज वर्णांध, सॉरी वर्णांध में बोल रही हूँ बार बार, हीमोफिलिक होंगे। ओके, देखिए वर्णांधता और हीमोफीलिया की जो वंशागति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग बार बार समझने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से जब चेकर बोर्ड बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा तो ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा परसेंटेज निकालना। ठीक है, इसकी वंशागति को ज्ञात करना। चलिए, दूसरा प्रकार है वाई सहलग्न लक्षण, यानी कि वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। तो ये इस प्रकार का जो जीन्स होता है ये केवल वाई गुणसूत्र पर ही स्थित होता है,
ठीक है। वाई संलग्न लक्षण वाला जो जीन्स होता है वो केवल वाई गुणसूत्र पे होता है और इस प्रकार की वंशागति में केवल नर ही प्रभावित होते हैं, यानी कि पुरुष ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि महिला में तो क्या होता है XX होता है ना। स्त्री में क्या होता है XX होता है, वाई तो होता ही नहीं है। और पुरुष में क्या होता है, पुरुष में X और Y दोनों होता है और इस प्रकार का जो कैरेक्टर है केवल वाई पर प्रभावित होता है। तो वाई में ही तो यानी कि पिता से ही उसकी संतान में पहुंचता है। नेक्स्ट है XY सहलग्न लक्षण। तो यानी कि ये जो कैरेक्टर होते हैं वो X और Y दोनों पर पाए जाते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका वंशागति का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।